हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे डोमेन नंबर 1, जिसका हम लोगों ने सब टॉपिक नंबर 1 डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल वोकैबुलरीज एंड टर्मिनोलॉजीज। ये अगेन हमारे पास डोमेन 1 का सब टॉपिक नंबर 2 है। और अभी भी हम जो बुक डिस्कस करें दैट इज सर्टिफाइड कोडिंग एसोसिएट CCA। So let's begin with the introduction of this chapter. इस सब टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की जो हम डॉक्यूमेंटेशन क्या कर रहे होते हैं उसके अंदर हमारे पास क्या है, पेशेंट आया, उसके पास कोई ना कोई डिजीज है, कोई ना कोई सिम्टम होगा, कोई ना कोई इसके ऊपर आपने प्रोसीजर परफॉर्म किया होगा या करने वाले होंगे, कोई ट्रीटमेंट दी होगी या देने वाले होंगे। तो इस तरह का आपके पास जितना भी डेटा है वो आपने डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। तो डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स यानी कि एक फिजिकल थेरेपिस्ट है, एक जो है वो आपका पैरामेडिकल स्टाफ है, एक आपके जो है वो एमओज हैं, आपके एमडीज हैं। तो वो सब आपके जो डेटा है उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करके इन डिफरेंट तरीके से डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं, सेम ही कंडीशन के लिए, सेम ही प्रोसीजर के लिए। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, क्योंकि ये वोकैबुलरीज एंड टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे हैं हम, तो हम एक एक वोकैबुलरी, एक टर्मिनोलॉजी देंगे एक कंडीशन को, और फिर उस कंडीशन के लिए एक ही कोड होगा, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ताकि जितनी भी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सेम स्टैंडर्ड वोकैबुलरीज एंड टर्मिनोलॉजीज का यूज़ कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेशेंट है, उसकी बेनेक्टमी हुई हुई है या मैकपाइट प्रोसीजर हुआ हुआ है, तो या रिपेयर ऑफ हेलिस वेल्कस हुआ हुआ है। तो ये तीनों नेम एक ही प्रोसीजर के लिए हैं। लेकिन अगर कोई एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक चीज़ लिखता है, सेकंड दूसरी चीज़ लिखता है, थर्ड तीसरी चीज़ लिखता है, तो कम्युनिकेशन में मसला होगा। हो सकता है कोई दूसरा प्रोफेशनल उस टर्मिनोलॉजी से अवेयर ना हो, या कोई जो लेमैन है वो इस चीज़ को ना समझ पाए जहाँ से आपने रिम्बर्समेंट करवानी है। सो फॉर दैट हम लोग क्या करते हैं, मेडिकल जो वोकैबुलरीज हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, वो यूज़ करते हैं स्टैंडर्डाइज, जो कि पूरी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होती हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेनिनेक्टमी में बेसिकली होता क्या है, बिफोर प्रोसीजर जो आपके पैर का जो थंब होता है वो इस तरह से यहाँ से बाहर निकला हुआ होता है। तो सर्जरी करके यहाँ का जो लिगामेंट है जो कि एक्सेसिव ग्रोथ हो गई है उसको कट कर दिया जाता है एंड देन वो रिपेयर हो जाता है, ठीक है। सो इस प्रोसीजर के मैंने जो डिस्कस किया कि ये प्रोसीजर है क्या, तो वो ये है, तीनों नेम बेसिकली उसी के ही हैं, ठीक है। अब है हमारे पास के जो क्लिनिकल वोकैबुलरीज हैं या टर्मिनोलॉजीज हैं, ये हमारे पास हैं क्या, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड सेट्स होते हैं मेडिकल टर्म्स के। जैसे पेशेंट को कोई डिजीज है, कोई इंजरी हुई हुई है, इंजरी में पेशेंट को कोई किसी ने कहीं से धक्का दिया था, वो कहीं से गिर गया था, पेशेंट का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था, किसी भी तरह से पेशेंट की इंजरी हुई है, उसके सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, उसके ऊपर प्रोसीजर क्या क्या परफॉर्म हुआ है, ट्रीटमेंट क्या आई है, एंड देन आपके पास क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एक कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट करने के लिए, क्योंकि उनको एक्सचेंज करनी होती है इन हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन। क्यों, एक पेशेंट आया, उसकी एक डिजीज़ है, आपने रेफर करना है कहीं और, आपने हेल्प लेनी है कहीं और से, तो अब उसी चीज़ को वो बंदा भी समझ सके, उसके लिए हम लोगों ने कॉमन लैंग्वेज यूज़ करनी होती है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो क्लिनिकल वोकैबुलरीज स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं, एक स्टैंडर्डाइज्ड मेडिकल लैंग्वेज होती हैं जो कि आपके डेटा को रिकॉर्ड करती हैं, ताकि जो हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन हो रही है वो कंसिस्टेंटली कम्युनिकेशन के अंदर आपको जो है वो कोई नुकसान ना हो, वो आराम से हो सके, कंसिस्टेंटली एक साथ हो सके, ठीक है। अब उसके बाद है आपके वोकैबुलरी स्टैंडर्ड्स बेसिकली क्या हैं। तो आपके वोकैबुलरी स्टैंडर्ड्स ये हैं एज पर जो आपकी CCA की बुक है। इस बुक के अंदर हम जो चीज़ें पढ़ेंगे उसका मेन मकसद हमारा ये होगा कि हमने कन्फ्यूजन को ख़त्म करना है। इस तरह से ख़त्म होगी कि हमने क्या करना है, ऐसे नेम्स दे देने, ऐसी टर्मिनोलॉजीज दे देनी है जो कि मेडिकल प्रोसीजर या कंडीशन के लिए वर्ल्ड वाइड सेम हो, ताकि कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो जाए, हमारी कोडिंग ज़्यादा एक्यूरेट हो जाए, ताकि अगर हमने डेटा को शेयर करना है बिटवीन द प्रोफेशनल्स या नॉन प्रोफेशनल, उसमें हमें आसानी हो जाए। इससे हमारी हेल्थ केयर डॉक्यूमेंटेशन भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। उसके बाद है कि कॉमन क्लिनिकल वोकैबुलरी एंड टर्मिनोलॉजी सिस्टम्स। तो हमारे पास क्या है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसकी क्लासिफिकेशन को, तो इसके अंदर हमारे पास 3 से 4 सिस्टम्स हैं। मेनली बात करें तो 4 हैं।
फर्दर अगर इसकी हम और भी पढ़ना चाहें तो और भी हमारे पास बन सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो है हमारे पास ICD-10 CM है। ICD-10 CM के अंदर हम क्लिनिकल मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, या बेसिकली हमारे पास 10th रिवीजन है, और हम इसमें क्या करते हैं, क्लिनिकल मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। मतलब कि उसकी डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, उसको डिसऑर्डर क्या है उसके बारे में, अगर उसके सिम्टम्स हैं, उसकी इंजरी हुई हुई है उसके बारे में। तो मतलब जो पेशेंट की डायग्नोसिस है वो क्या है, उसको डायबिटीज है, उसको नमूनिया है, उसको हाइपरटेंशन है, वो सारी की सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, ICD-10 CM के अंदर आएंगी। मतलब जितने भी पेशेंट्स आएंगे मुझे उनको कोड देने हैं, तो मैं जो क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज करूंगी वो होगा ICD-10 CM। ठीक है। अगर मेरे पास पेशेंट आ रहा है और वो मेरे पास पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, और मैंने उसके लिए क्या किया है, कोई ना कोई प्रोसीजर परफॉर्म किया है, उसको अपेंडिक्स का मसला था, अपेंडिसाइटिस था, मैंने उसकी अपेंडेक्टमी कर दी है, उसकी उसका जो हिप जॉइंट था उसके अंदर मसला था, मैंने उसकी हिप रिप्लेसमेंट कर दी है। ठीक है। अब अगर उसकी जो थी वो हार्ट की जो वेल्व्स थे वो बंद थे, हमने उसको कैबेज कर दिया, मतलब कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी कर दी, मतलब कि जो वॉल्स वेल्व्स बंद थे हमने उसको क्या किया, ओपन कर दिया है। ठीक है। तो ICD-10 PCS, again International Classification of Disease, which is the 10th revision, इसके अंदर हम प्रोसीजरल कोडिंग सिस्टम, मतलब कि उस प्रोसीजर को हम नाम देंगे, एक कोड देंगे। ठीक है। कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है, अपेंडेक्टमी हुई है, हिप रिप्लेसमेंट हुई है, कैबेज हुई है। तो जब भी हम प्रोसीजर की बात करेंगे ICD-10 PCS, जब भी हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस से रिलेटेड तो ICD-10 CM। तो पेशेंट आया, कोई ट्रीटमेंट ली है तो हमें उसको कोड देना है, तो जो क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज होगा वो होगा ICD-10 PCS। थर्ड है हमारे पास CPT, विच इज करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी। इसके हिसाब से हम इसमें क्या करते हैं, अगर हमने पेशेंट को कोई जो है वो सर्विस दी है, वो आउट पेशेंट बेसिस के ऊपर दी है, मतलब कि हॉस्पिटल के अंदर स्टेड नहीं है, वो जो है वो OPD की तरह आपके पास आया, आपसे प्रोसीजर लिया, एंड देन ही गोज बैक टू हिज होम। सो जो आपने फिजिशियन सर्विस ली, कोई डायग्नोसिस बनाई, कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट लाइक माइनर वगैरह हो गई, या आपने कोई OPD की सर्विस दी है, उस कंडीशन को ऊपर मुझे अगर किसी को कोड करना है तो जो मैं क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज करूंगी वो होगा CPT, करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी। ठीक है। फोर्थ है हमारे पास HCPCS, हेल्थ केयर कॉमन प्रोसीजरल कोडिंग सिस्टम। पेशेंट आया, उसको मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं दी, बट पेशेंट को मुझे कोई ना कोई डिवाइस देनी पड़ी, कोई ना कोई सर्विस देनी पड़ी, सप्लाई देनी पड़ी, इक्विपमेंट देनी पड़ी। हो सकता है मुझसे पेशेंट ने एम्बुलेंस की सर्विस मांगी हो सकता है उसको व्हील चेयर की जरूरत हो सकता है उसको कोई और मेडिकल सप्लाई की नीड हो, किसी ऑर्थोटिक डिवाइस, किसी प्रोस्थेटिक डिवाइस की नीड हो। तो तब मैं उसको, उस डिवाइस को, उस इक्विपमेंट को, उस सप्लाई को जो मैं कोड करूंगी वो होगा HCPCS। इस क्लासिफिकेशन को यूज करते हुए मैं कोडिंग करूंगी। तो अगर मुझे किसी इक्विपमेंट, किसी सप्लाई, किसी सर्विस की कोडिंग करनी है, उसको मुझे क्लासिफाई करना है, तो मैं HCPCS सिस्टम यूज करूंगी, क्लासिफिकेशन सिस्टम। अगर मुझे OPD की बेसिस के पेशेंट आया, हॉस्पिटल में रहा नहीं, जो उसको ट्रीटमेंट, जो उसने मुझसे कंसल्टेशन देनी थी, आया एंड देन ही गोज बैक टू हिज होम, तो जो मैंने उसको उस कंडीशन के लिए, उस प्रोसीजर के लिए, उस काम के लिए मैं जो उसका लिए क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज करूंगी वो होगा CPT। अगर मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया और वो हॉस्पिटल के अंदर स्टेड रहा, तो उसके लिए जो क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज होगा वो होगा ICD-10 PCS, और अगर सिर्फ डायग्नोसिस ही बनाई है तो ICD-10 CM। ठीक है। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं। अब यहाँ पे हमारे पास टर्मिनोलॉजी एंड कोडिंग के दरम्यान में रिलेशनशिप है। पेशेंट आया, फिजिशियन डॉक्यूमेंट कर रहा है कि भाई उसको डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 है। दो टाइप्स होती हैं डायबिटीज की, टाइप 1 एंड टाइप 2। उसमें से पेशेंट को टाइप 2 है, तो उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, ये डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2, ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है ना, तो इसको हम टर्मिनोलॉजी कहते हैं। अब इसी टर्मिनोलॉजी के बेसिस के ऊपर जितने भी वर्ल्ड वाइड पेशेंट्स हैं, हम उसको एक कोड असाइन कर दें ऑन द बेसिस ऑफ जो हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम डिस्कस किया, जो क्योंकि हम डायग्नोसिस को क्लासीफाई कर रहे हैं अभी, तो ICD-10 CM आएगा, तो वो हमारे पास कोडिंग में आ जाएगी। तो टर्मिनोलॉजी कि वो डिजीज क्या है, एंड अगेन
उसके लिए जो हमने डॉक्यूमेंट करनी है कोड, जो कि वर्ल्ड वाइड यूज होगा, जिसकी वजह से कंफ्यूजन नहीं होगी कि डायबिटीज मेलाइटिस वाला कौन से मसले वाला पेशेंट है, टाइप 1 का है, टाइप 2 का है, किसी ने शुगर लिखा है, किसी ने डायबिटीज मेलाइटिस लिखा है, किसी ने टाइप 1 टाइप 2 को अलग करके लिखा है। तो वो जो कंफ्यूजन है वो दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक और क्लिनिकल एग्जाम्पल है कि एक फिजिशियन है, उसने क्या की है, गाल ब्लैडर को रिमूव करने के लिए सर्जरी यूज की है। ठीक है। अब उसने जो सर्जरी की है पेशेंट की, तो हर डॉक्टर डिफरेंट तरह से लिखता है। तो किसी ने लिखा कॉलिसिस्टेक्टमी की है, मतलब गाल ब्लैडर का रिमूवल किया है। अगेन किसी ने लिखा डायरेक्ट गाल ब्लैडर रिमूवल, किसी डॉक्टर ने लिखा सर्जिकल रिमूवल ऑफ गाल ब्लैडर। तीनों का मकसद एक ही था। ठीक है। लेकिन कॉलिसिस्टेक्टमी हमारे पास एक स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है। इसी तरह से इसके लिए जो कोड होगा वो हम ICD-10 CM को यूज करते हुए वो देंगे, और वो हमारे पास एक करेक्ट कोड होगा जो कि हम स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी के बेसिस के ऊपर क्या करेंगे, असाइन करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजीज एंड vocabulary standards. Thank you.